हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, है ना। तो एक डाइपोल के थ्रू हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीन केसेस में फाइंड करेंगे, और वो तीन केसेस क्या रहेंगे बच्चों, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था एक डाइपोल के थ्रू तीन केसेस में, सेम इसी तरह जो है ना। पहला केस रहेगा एंड ऑन पोजिशन, ठीक है ना। एंड ऑन पोजिशन या उसे हम लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन भी कहते हैं, मतलब उसकी लेंथ की डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा डाइपोल है, तो इस डाइपोल के अलोंग द लेंथ इस पोजीशन पे, है ना। फिर दूसरा केस आएगा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन से मीनिंग हमारा, या उसको इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्स पोजीशन भी हम कहेंगे। जैसे ये डाइपोल है, ठीक है, तो डाइपोल के थ्रू इस पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। और थर्ड एक जनरल केस में जो है ना, जनरल केस में मतलब जो हर केस के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यहाँ देख रहे हैं जो ड्यू टू ए डाइपोल। तो फर्स्ट केस हमने लिया है इन एंड ऑन और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ठीक है ना। तो एंड ऑन और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ठीक है। उससे पहले तो एक चीज और समझना, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, जैसे हमने पोटेंशियल की जो दो टाइप्स कहे थे, पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, और नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। मतलब पोटेंशियल जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है किसी पॉइंट पर, है ना, और ठीक है जीरो भी हो सकता है। तो ये पोटेंशियल भी जो पॉजिटिव नेगेटिव कब कहेगी, तो इसको जो हमने एक बार इंट्रोडक्शन में देखा था कि उस पॉइंट को हम थिंक कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा था कि ये पॉइंट है जो इस पॉइंट पर हमें पता करना है कि पोटेंशियल हाई है या लो है। तो हमने एक प्रैक्टिकल मेथड कही थी कि हम उसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे उस पॉइंट को, और अर्थ से कनेक्ट करने पर हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन उस अर्थ से निकलकर उस पॉइंट तक जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो इस पर कैसा पोटेंशियल रहेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, है ना। और अगर अगर हम किसी पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट कर दें और हम यहाँ नोट करें कि इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट से निकलकर अर्थ की ओर आते हैं, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर कैसा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तो एक बात होगी जो पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अब जैसे हमने कहा जो, ठीक है ना, कि हमने कहा कि हमारे पास ये चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज ने पॉइंट पी पर पोटेंशियल प्रोड्यूस किया। अब वो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। तो वो तो हम अर्थिंग वाली बात से बताए थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरीके से और समझे कि पोटेंशियल मतलब एक्चुअली में हमको देखना डेरिवेशन जो है, लेकिन थोड़ा सा फील आ जाए क्योंकि रियल में हम पोटेंशियल को नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, किस बेसिस पर लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल जो देखना है यहाँ पर, है ना, पोटेंशियल से रिलेटेड हम उससे पहले डिस्कशन करें, हमने वर्क के बारे में पढ़ा है जो, है ना। तो वर्क के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वर्क पॉजिटिव होता है ना, या वर्क नेगेटिव होता है, या वर्क जीरो होता है। तो अगर वर्क पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होगा तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो वर्क अपॉन चार्ज के बराबर ही होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल कब होगा, नेगेटिव कब कहलाएगा और जीरो कब कहेगा। तो अगर वर्क पॉजिटिव रहे तो पोटेंशियल पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव रहे तो पोटेंशियल नेगेटिव, है ना, ऐसा जो, ठीक है ना। तो अब देखो जो हमने वर्क की पहचान पढ़ी है 11th क्लास में कि कब वर्क को हम पॉजिटिव कहेंगे, कब वर्क को नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क जो कब होता है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो हम कहते हैं वहां पर कि पॉजिटिव वर्क होगा। या जब पॉजिटिव वर्क होता है जो, तो वर्क पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट की जो वर्क है ना, कौन करता है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क किया जाता है तो वर्क पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है ना। वर्क कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। ये और पहचान है पॉजिटिव वर्क की, हमने 11 में सारी बातें डिस्कस की है, फिर भी एक बार जो है ना, मतलब एक्चुअल में तो डेरिवेशन तो जब भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डेरिवेशन तो इजी है, लेकिन हम थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें एक पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव लेने का रीजन क्या है वो पहले अब हम समझ लें। तो वर्क पॉजिटिव है, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क हम पॉजिटिव कहते हैं। जो या हम ऐसे कहे वर्क अगर ऑब्जेक्ट करता है ना, तो हम कहेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, वर्क डन किस पर किया जाता है, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, वर्क ऑब्जेक्ट पर होता है तो वर्क क्या होगा उस समय, पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर उठाया, है ना, इस चौक को ऊपर उठाया, तो हमने मैकेनिकल फोर्स लगाया, मैकेनिकल फोर्स लगाया तो वर्क किस पर हुआ, ऑब्जेक्ट पर। तो वर्क ऑब्जेक्ट पर हुआ तो हमारा जो मैकेनिकल फोर्स है उसका वर्क पॉजिटिव वर्क आएगा, है ना। अब देखो वर्क डन, और इस केस में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, एनर्जी इज इंक्रीजेस,
ठीक है ना, ये उसकी पहचान है। जो वर्क अगर पॉजिटिव हो तो एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना, वर्क डन इन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है तो पॉजिटिव, और एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। वर्क पॉजिटिव हुआ तो एनर्जी इंक्रीज होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। तीसरा केस है यहाँ पर, ठीक है। अब जो नेगेटिव वर्क है ना, नेगेटिव वर्क कब कहेंगे, ठीक है। और भी पहचान है जो अभी हमारा इससे काम चल जाएगा इतने समझने से। तो नेगेटिव वर्क कब कहेंगे, जब वर्क कौन करता है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट खुद वर्क करने लग जाए, है ना, या वर्क ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। वर्क ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए, ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। मतलब वर्क ऐसा भी लिख दो, वर्क इज ऑब्टेन, मतलब हमें अलग से वर्क करना नहीं पड़े, वर्क हमें मिल जाए, ओके। तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इसमें एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है ना, एनर्जी डिक्रीज होती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान है जो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल जो कब पॉजिटिव होगा, ठीक है, पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, जब वर्क पॉजिटिव हो, जब नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जो हमने कहा यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ओके। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, समझना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आए, यहाँ से इस पॉइंट पर ले आए, ओके। तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ रिपल्शन लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, है ना। और रिपल्शन फोर्स लगेगा तो हमको चार्ज को वहां तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, मतलब चार्ज को हम यहाँ तक लाएंगे तो वर्क हमको करना पड़ेगा जो, ठीक है। तो वर्क किस पर होगा, चार्ज पर वर्क किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं, वर्क इज डन, ठीक है, ऑन चार्ज, मतलब यहाँ पर वर्क पर, और सॉरी चार्ज पर वर्क होगा, और वर्क जब होगा तो यहाँ वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव, और वर्क पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। वहां पर वर्क भी क्या रहेगा, जो पॉजिटिव रहेगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर यहाँ तक, मतलब ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल से याद रख लो कि पॉजिटिव वर्क है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, ओके। मतलब हम लेकिन उसको फिजिक्स से रिलेटेड, है ना, पढ़ते चाह रहे हैं हम, उसको फिजिक्स से जोड़कर देखना चाह रहे हैं। तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, चार्ज पर वर्क होगा, है ना, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर रिपल्शन फोर्स लगेगा और हमें वर्क करना पड़ेगा तो हमारी एनर्जी उसमें स्टोर होती जाएगी, तो एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ हम कहें कि पोटेंशियल पॉजिटिव, ठीक। अब अगर यहाँ नेगेटिव होता जो, है ना, यहाँ पर क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज अगर होता है यहाँ, ऐसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ओके। तो फिर हमें टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक लाने में, मतलब किसी पॉइंट तक लाने में वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या, कौन सा फोर्स लगता, अट्रैक्शन, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगता, और अट्रैक्शन फोर्स लगता तो चार्ज खुद अपने आप आ जाता, है ना, हमें चार्ज पर वर्क करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है ना, वर्क डन बाय चार्ज, मतलब चार्ज पर वर्क के थ्रू, चार्ज के थ्रू वर्क हो गया यहाँ पर, है ना, इस चार्ज ने वर्क कर दिया यहाँ, ओके। तो यहाँ वर्क कर दिया तो फिर उसका पोटेंशियल कैसा रहेगा, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, या वर्क ऑब्टेन होता है, मतलब हमें यहाँ वर्क मिल गया, हमें वर्क करने की जरूरत नहीं है, चार्ज खुद आ गया तो वर्क ऑब्टेन हो गया, तो फिर यहाँ वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और वर्क नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई जो, ठीक है, कि पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब सिंपल सा है। अब जैसे ये तो हमने उसको वर्क के कॉन्सेप्ट के बेस पर समझा है जो, लेकिन आप मोटा मोटा ऐसे याद रख लो, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव माना जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने समझा जो कि पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल में आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक बीच में कहां से आ गया, हम तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड करना चाह रहे थे। तो इसमें भी जो अभी में, जैसे यहाँ दो तरह के चार्ज है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैं पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को पॉजिटिव बोलता, है ना, और नेगेटिव के पोटेंशियल को नेगेटिव साइन लगा देता। तो फिर आप वहां सोचते कि यार इसको नेगेटिव क्यों ले लिया, इसको क्यों पॉजिटिव ले लिया,
तो फिर इसके लिए जो हमने वो उसके पीछे की जो लॉजिक है, उसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पहले देख ली है ना। ठीक है, एक्चुअल में डेरिवेशन तो छोटा सा है, डेरिवेशन इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब सिंपल सा याद रखने का क्या याद रखना है आपको यहाँ पर कि वर्क अगर, ठीक है ना, ओके, मतलब सिंपल सा आपको याद क्या रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव पोटेंशियल है तो चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम यहाँ पर है ना देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, या उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कह सकते हैं जो। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या माना है हमने। ठीक है, वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ए बी हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, एट सेपरेशन 2a, ठीक, जिनके बीच का सेपरेशन जो 2a है, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट p इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। मतलब हमने कोई पॉइंट p माना है जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। और वो पॉइंट p कहाँ पर है, ठीक है, एट डिस्टेंस r, ठीक है, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का जो मिड पॉइंट है जो उससे कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। ठीक है ना, ये हमने कंडीशन ली है, क्या लिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना, जो माना है कंडीशन जो हमने ली है। फिर से एक बार देख लो, उसको लिख दे, क्या लिखने के लिए, कंसीडर देयर इज एन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB हैविंग चार्जेस माइनस q and प्लस q विद सेपरेशन 2a एंड डाइपोल मोमेंट p, उसका डाइपोल मोमेंट p भी मान लिया हमने। ठीक है ना, प्लेस्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा माना है ऑफ कांस्टेंट k, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p एट डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ द डाइपोल। ओके, चलिए ये हमने माना है। ठीक है, और यही बात जो हमने उसकी स्टेटमेंट में भी लिख देंगे ना, मतलब डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन में उसकी स्टेटमेंट, है ना, ये। ठीक है ना, चलिए ये स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए जो, फिर इसके बाद हम उसकी मेथड आगे देखते हैं, है ना। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर। अब हम यहाँ उसकी प्रोसीजर समझना जो सिंपल सा है, ठीक है ना, बहुत इजी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रोसीजर क्या है, हम क्या स्टेप्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर। हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो एक सिंगल चार्ज के थ्रू है। हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो एक पॉइंट चार्ज के थ्रू है। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, है ना, जहाँ डिस्टेंस होगी Q होगा चार्ज, है ना, ये हमने फाइंड किया। अब हमको देखो यहाँ क्या करना है कि अगर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं पॉइंट P पर, तो पॉइंट P पर डाइपोल में दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, प्लस Q चार्ज भी वहाँ अपना पोटेंशियल बनाएगा और माइनस Q चार्ज भी वहाँ अपना पोटेंशियल बनाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है, प्लस Q चार्ज का पोटेंशियल अलग निकालेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल अलग निकालेंगे, माइनस Q चार्ज का, फिर हम वहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना। तो हमको पता है सिंपल सा स्टेप ध्यान रखो, ये फॉर्मूला लगाकर हम पहले पोटेंशियल किसका फाइंड करेंगे, पोटेंशियल ऑफ प्लस Q चार्ज, ओके, इसका पोटेंशियल, है ना, और इसको हम यहाँ दे देंगे, जैसे रफली देख लो, पोटेंशियल हमने बता दिया 1/4πε0 Q, और यहाँ डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कौन से चार्ज से, प्लस Q चार्ज से, तो यहाँ प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस कितनी आ गई BP। ओके, फिर इसी तरह यहाँ पर किसका पोटेंशियल निकालेंगे हम, पोटेंशियल ऑफ माइनस Q चार्ज, या पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इसको V2 से दिखा दिया हमने 1/4πε0 Q, फिर माइनस Q चार्ज से डिस्टेंस लेंगे AP, माइनस Q चार्ज से डिस्टेंस है हमारी AP। ओके, फिर यहाँ रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, है ना, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज, अभी हमने समझा नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये आगे, है ना, ये तो हम रफली समझो, अभी पूरा फिर सिस्टमेटिकली उसको अच्छे से लिखते हुए भी चलेंगे हम, है ना। चलिए, तो यहाँ पर दोनों को तो सम कर दोगे, ठीक है, दोनों को, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक सम को ऑबे करती है, तो साइन के साथ जोड़ देंगे, तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका नेगेटिव, तो ये ऐसा है ना, ये हमारी स्टेप है। फिर यहाँ दोनों की वैल्यू रखोगे, फिर सिंपलीफाई करेंगे साइन के अकॉर्डिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करना हो, है ना, वैसे फिर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये उसकी स्टेप है, ये फॉर्मूले के बेस पर हम पोटेंशियल प्लस Q चार्ज से निकालेंगे, फिर माइनस Q चार्ज से निकालेंगे। तो उसके लिए देखो, जो अगर हम प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज का पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो हमको सबसे पहले AP और BP की जरूरत पड़ेगी।
एपी और बीपी क्या है, बीपी है ना प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है पॉइंट पी की, और एपी क्या है माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर निकाल लेना है प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस, है ना। तो इससे देखे तो फिगर से देखें, ठीक है ना, फिगर से यहाँ देखो, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है आर है, और ये जो क्या है हमारे पास जो जो टोटल ये है, मतलब जो डायपोल है उस डायपोल की लेंथ कितनी है 2 है। तो मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई ए, ओके ना। ये टोटल 2 है तो यहाँ से ए हो गई, और ये मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हमने बताई है आर, है ना, ऊपर मानिए, ओके। तो हमको बीपी की वैल्यू चाहिए, तो बीपी कितना हो जाएगा, देखो आप इससे समझ में आ जाएगा, बीपी कितना हो जाएगा आर माइनस ए, बीपी कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आर माइनस ए, क्लियर यहाँ तक, है ना, ये बीपी आ गया, ओके, है ना। अब एपी निकालना है, तो देखो एपी यहाँ से ये, ठीक है, अब एपी कितना होगा बच्चों, ओके, ये यहाँ तक आर है, और ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट यहाँ तक आर, और मिड पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी ए है ना। तो आर प्लस ए हो जाएगा, सिंपल सा है, कितना हो जाएगा यहाँ पर एपी के बीच की डिस्टेंस आर प्लस ए, ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस लिख देते हैं, ये प्लस माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो पॉइंट एपी से डिस्टेंस हमारी इससे डिस्टेंस हो गई, ठीक है, आर प्लस ए, ओके, ये रहेगा फिर हमारे पास डिस्टेंसेस, है ना। चलिए तो अब यहाँ इसको वर्ड में भी लिख देते हैं, देन, है ना, जो हमने माना है स्टेटमेंट के बाद अब डेरिवेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन क्या निकालेंगे तो हम यहाँ पर डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द चार्जेस, ठीक है ना, डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द चार्जेस। तो डिस्टेंस को हमने नाम दिया फिर ये एपी, ओके, एपी कितना है आर प्लस ए, एंड बीपी, बीपी कितना है आर माइनस ए, ठीक है। चलिए है ना, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए जो है ना, हेंस क्या फाइंड करना है हमको, मेथड तो हमने देखी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर हेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक, ठीक है, ड्यू टू माइनस प्लस क्यू चार्ज लिखते हैं ना, कहाँ पर 8 पॉइंट पी, ठीक है। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हमने V1 से दिखा दिया है ना, V1 से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा माना है तो K आ जाएगा ना, इनटू Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डिस्टेंस क्या है यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से, ये बी की, है ना। फिर ये हो गया, वैल्यू रख दो तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, है ना, बीपी की वैल्यू रख रहे हैं, बीपी की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है आर माइनस ए, ओके, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर सिमिलरली यहाँ पर है ना क्या आ जाएगा, नो पोटेंशियल, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये ओनली पोटेंशियल भी लिख सकते हो आप, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 8 पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी पर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, ठीक है। इसको हमने इंडिकेट किया V2 से, फॉर्मूला अभी हमने देखा नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन है यहाँ, तो डिस्टेंस है AP, ओके। मतलब यहाँ हम जो दो पोटेंशियल वर्क कर रहे हैं V1 और V2, है ना। तो अब यहाँ पहले हम AP की वैल्यू रख दे, ठीक है, V2 हो जाएगा हमारे पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना, और AP की वैल्यू क्या है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, AP की वैल्यू कितनी है, AP कहाँ है R प्लस ए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R प्लस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ए पॉइंट पी, है ना। पॉइंट पी पर दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है हमको। तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट v से इंडिकेट कर दिया, दोनों का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब साइन के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो साइन इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए, तो v होगा क्या हमारे पास, v1 की वैल्यू है, ठीक है ना। v होगा 1/4πε0 k q, और ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, r माइनस ए, ठीक है, r माइनस ए। फिर v2 की वैल्यू माइनस में है, तो नेक्स्ट हो जाएगा 1/4πε0 k q अपॉन r प्लस ए, है ना, ये r प्लस ए, ठीक है। फिर यहाँ से जो सिंप्लीफाई करते चलेंगे हम, साइन के अकॉर्डिंग जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेकर ये सब। तो कॉमन क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, ठीक है, कि कॉमन क्या दिख रहा है, q 4πε0 k कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा 1/r माइनस ए और माइनस 1/r प्लस ए, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा q अपॉन 4πε0 k, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर r प्लस ए, है ना। फिर इधर इसका देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो ये r माइनस ए ऐसा हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस है, तो माइनस साइन अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो r माइनस में हो जाएगा और a प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अंडरस्टूड कर सकते हैं इतना, तो माइनस r प्लस ए अपॉन में, ठीक है, कितना हो गया, r माइनस ए r प्लस ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, ये v इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0 k, है ना। यहाँ क्या बचा, जो r से r कैंसिल, इनटू में आया 2a, ओके, और अपॉन में क्या आ गया, a प्लस, जैसे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी, ए माइनस बी वाली होल स्क्वायर वाली, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये अब नेक्स्ट देखेंगे q इंटू 2a, ये क्या है हमारे पास, ठीक है, सिंस q इंटू 2a, ये किसकी वैल्यू है, p की, है ना। ये क्या है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, ठीक है ना, अंडरस्टूड है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो q इंटू 2a के प्लेस पर हम p लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा फिर v इज इक्वल टू 1/4πε0 k p अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है ना। लेकिन जो हमारा डाइपोल है, जो वो डाइपोल अगर कैसा हो, छोटा हो साइज में, है ना, आइडियल डाइपोल हो, तो आइडियल डाइपोल की साइज 0 होती है। तो इस कंडीशन में क्या मानेंगे हम, इफ द पॉइंट पी इज वेरी फार फ्रॉम, इफ द साइज ऑफ डाइपोल, ठीक है, इज सो स्मॉल इंट, ठीक है, if the point P is lies, ठीक है, वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल, मतलब जिस पॉइंट पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने माना है कि डाइपोल बहुत छोटा है और पॉइंट P उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, वही कंडीशन हमने लगाई, वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल। तो इस केस में जो आप सोचो कि डाइपोल छोटे से छोटा हो जाए, मतलब डाइपोल हमने कहा छोटा सा हो, है ना, मतलब ये 2a की वैल्यू बहुत कम हो, ओके, और पॉइंट पी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, तो पॉइंट पी ज्यादा डिस्टेंस में मतलब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, आर ग्रेटर हो किससे, 2a से, है ना। तो इसका मतलब मैथमेटिकली हम क्या लिखना चाह रहे हैं, दैट इज, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन ए, और ठीक है ना, ए को हम क्या मान सकते हैं, देयरफॉर ए को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, है ना। ये हमारे पास हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन अगर हम लगाते हैं तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 1/4πε0 k, है ना, v इज इक्वल टू 1/4πε0 k p, और a नेग्लिजिबल हो जाएगा तो अपॉन बचेगा r स्क्वायर, ये रहेगा हमारे पास डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इट्स एंड ऑन पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, है ना। फिर इसे तो हम एसआई और सीजी सिस्टम में दिखा सकते हैं, है ना। तो एसआई और सीजी सिस्टम में
क्या हो जाएगा ये यहाँ से देखो, ठीक है, ये इन एसआई सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में जो हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती फॉर्मूले में, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा 1/4πε0 k, ठीक है, पी बाय आर स्क्वायर। बस यहाँ क्या लगा लेना, उसकी यूनिट लगा देना, तो उसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट, है ना। एसआई सिस्टम में ये आ गया। और इसमें कंडीशन लगा दे इन एयर और वैक्यूम, मतलब अगर हमारा डाइपोल एयर और वैक्यूम में रखा है तो डाइपोल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर 1 हो जाएगा, है ना। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, v इज इक्वल टू 1/k, ओके, सॉरी 1/4πε0, है ना, p बाय आर स्क्वायर। और यूनिट होती है स्ट्रेट कूलम, है ना, यूनिट होगी तो स्ट्रेट कूलम। ये आ गया हमारे पास, सॉरी, है ना, एसआई में लिख रहे हैं हम, क्या होती है, वोल्ट होती है ना, यूनिट कहाँ लिखते हैं, ये वोल्ट होती है, ठीक है, एसआई सिस्टम। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सीजीएस में बता दें, है ना, इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में जो है ना, ये होता है जो कांस्टेंट 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 1। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, 1/4πε0, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो फिर हमारे पास पोटेंशियल कितना आया, पोटेंशियल कितना आएगा 1/k p बाय आर स्क्वायर, है ना, ठीक है ना, 1/k p आर स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर यूनिट लिख दो इसकी, स्टेट वोल्ट होती है ना, सीजीएस सिस्टम में उसकी यूनिट स्टेट वोल्ट। इसमें भी कंडीशन लगा दो इन एयर और वैक्यूम। तो इन एयर और वैक्यूम के कितना हो जाएगा 1, और के 1 हो गया तो फिर पोटेंशियल आ जाएगा v इज इक्वल टू p बाय आर स्क्वायर स्ट्रेट कूलम, ओ सॉरी स्ट्रेट वोल्ट। ये रहेगी जो उसकी यूनिट, है ना, सॉरी वैल्यू उसकी इन एसआई सिस्टम एंड इन सीजीएस सिस्टम, ओके। तो ये भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में तो अगर पूछा जाए तो जैसे, है ना, वो ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल और एंड ऑन पोजीशन, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर एसआई में और सीजीएस में निकाल कर अलग से दिखाया है, तो वहाँ जो हमको एग्जाम में ऐसे अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधे हमारा फॉर्मूला यहाँ आ गया, यहीं पर उसकी एसआई यूनिट लिख दे बेटो, ओके, है ना। मतलब उस टाइम हम कितना लिखना जरूरी है एग्जाम में वो भी ध्यान रखें, एक्स्ट्रा लिखने से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेगी, टाइम चला जाएगा। तो क्वेश्चन में वो ऐसा नहीं पूछता कि सीजीएस में बताओ या एसआई में बताओ, ठीक है, वो सिर्फ पोटेंशियल वैल्यू निकालने को बोलेगा, तो फिर हम यहाँ तक लाकर उसको छोड़ देंगे, ओके। चलिए, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इट्स एंड ऑन पोजीशन। फिर रहेगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, उसको भी हम देखते हैं, है ना। चलिए भैया ना, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इट्स ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, है ना। तो हमने सेम कंडीशन मानी है कि हमारे पास कोई डाइपोल है ए बी, जिसके चार्जेस -q+q और सेपरेशन 2a पर सिचुएटेड है, ठीक है, जिसके मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर हमें ब्रॉड साइड एंड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्स पोजीशन बोल सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना। क्या माना है हमने, let there be an electric dipole AB having charges -q plus q with separation 2a placed in a medium of dielectric constant k, and we have to find the electric potential at point P at distance r from the midpoint O of the dipole, ठीक है। then okay, और यही बात जो कहाँ पर, in its broad side on position या equatorial position, है ना। तो ये हो जाएगी उसकी स्टेटमेंट जो हमने माना है, और वो स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिख भी दी है, आप इसे यहाँ से नोट कर लेना, यहाँ पर लिखना उसको स्टेटमेंट को। तो उसके बाद जो हम डेरिवेशन देखते हैं, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं, ओके। चलिए ना, सेम वही बात लिखिए, दोनों की स्टेटमेंट में लगभग सेम वर्डिंग आएगी, है ना। चलिए, तो सेम प्रोसीजर रहेगी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के थ्रू निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकालना चाह रहे हैं, तो हमें प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी, है ना। या इसी तरह माइनस क्यू चार्ज और प्लस पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम क्या ही फाइंड करेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, है ना। क्या निकालेंगे तो हम यहाँ, ठीक है, डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट पी, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द चार्जेस, ओके, चार्जेस से उसकी डिस्टेंस है,
है ना। तो डिस्टेंसेस में क्या आएगी देखो यहाँ पे, जैसे हमको ये फाइंड करना है ना, तब कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखो तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना, राइट एंगल ट्राइंगल मान लो यहाँ एक एंगल बन गया हमारे पास, ठीक है, ये एक्यूट एंगल हो गया, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गई, तो ये हमारे पास मीड पॉइंट से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस ए होगी, ये हो गया है ना, ये हो गया, ओके। और अब इसको आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दो यहाँ पर, तो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखो तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर गिवन है, बेस भी आ गया और हमें ये हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या लग जाएगी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से, और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम यहाँ है ना इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडरस्टूड है ना। चलिए तो ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब इतना तो समझ सकते हैं तो कैसे आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और उसका रूट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर डिस्टेंसेस आ गई, तो दोनों ही डिस्टेंस सेम रहेगी, एपी और बीपी, है ना, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, और ये दोनों किसके इक्विवेलेंट होंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट यहाँ क्या फाइंड करेंगे हम, नाउ, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट या ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना, किसके थ्रू निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ए पॉइंट पी, है ना, पॉइंट पी पर, तो ये इसको हम इंडिकेट कर देते हैं V1 से, है ना, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में लगा माना है Q अपॉन, है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, प्लस क्यू चार्ज से निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस होगी BP, है ना, यहाँ BP की वैल्यू रख दोगे आप, तो V1 कितना बनेगा हमारे पास, नाउ V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q, है ना, और अपॉन में BP की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर, ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, ये आ गया, है ना, इसको दे दी इक्वेशन फर्स्ट। फिर सिमिलरली तो यहाँ पर नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के थ्रू 8 पॉइंट पी, है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने V2 से इंडिकेट कर दिया। अब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का है हम समझ चुके हैं, तो ये -1/4πε0, ठीक है, के रूट में आएगा और अपॉन में आएगा Q, और डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से AP, ठीक है, ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ से V2 की वैल्यू फाइंड हो गई, -1/4πε0 के, है ना, Q, और AP क्या है, वो भी है सेम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, है ना। चलिए इसको दे दिया हमने इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, है ना, अंडरस्टूड कर देना, तो ईपी मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको लिख रहे हैं हम V, और ये दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। तो V और V1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/4πε0 के Q अंडर रूट में R सॉरी, है ना, रूट में है R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर V2 की वैल्यू, V2 माइनस में है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, और 1/4πε0 के Q, ठीक है, कितना आ जाएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों वैल्यू तो सेम है, मतलब दोनों का पोटेंशियल वहां पर सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी सेम होना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ गया, 0 आ गया, ओके। मतलब ये तो हमने फॉर्मूले से समझ लिया यहाँ पर, ठीक है, इसको नोट में डाल देना, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, ठीक है, इक्वेटोरियल, है ना, या इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्स पोजीशन जो लिखना, दोनों नाम, तीनों नाम ले सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल, ठीक है, डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है ना, 0 होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको याद भी रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी बन जाता है। अब क्यों 0 रहेगा, ये तो फॉर्मूले से हमको समझ में आ गया, ठीक है ना, फॉर्मूले से हमको समझ में आ गया, है ना।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ जीरो क्यों होगा, थोड़ा सा उसको फिजिकली हम समझने की कोशिश करें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो क्या रहेगा, देखो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है ना, जैसे हमारा ये डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का तरीका मालूम है। मतलब अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं, इन्फिनिटी से हम एक टेस्ट चार्ज को, ठीक है, डाइपोल की एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में किसी पॉइंट पर ले आते हैं, तो यहाँ उसे लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वर्क नहीं करना पड़ेगा तो आप दो तरीके से समझ सकते हो, वर्क वहां जीरो आएगा, वर्क वहां जीरो आएगा। क्यों वर्क जीरो? वर्क जीरो तो वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो वर्क जीरो क्यों है? तो आप ध्यान दो यहाँ पर कि हम टेस्ट चार्ज को ले आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम ले आते हैं, तो ये पॉजिटिव के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना, मतलब दो चार्ज है यहाँ, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज के अगेंस्ट हमें वहां पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया हमने कितना वर्क करा, डब्ल्यू प्लस से दिखा दिया है ना, ठीक है ना, कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी, मान लो 5 जूल होगी, मान लो 10 जूल हमने वर्क किया वहां पे, अब ठीक है ना, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन वहां पर लगेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ऐसे, है ना, तो वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ओके। फिर इसी तरह से समझो, अगर हम नेगेटिव चार्ज भी वहां पर है, तो नेगेटिव चार्ज के थ्रू हमको वर्क मिलेगा भी, है ना, पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज से हमको वर्क मिल भी जाएगा, क्योंकि नेगेटिव उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव उस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का वर्क नेगेटिव होगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखो कि जितना वर्क हमें पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट करना पड़ रहा है, उतना ही वर्क हमको नेगेटिव चार्ज से मिल जा रहा है। डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ रहा है, उतना ही वर्क हमें नेगेटिव चार्ज के से थ्रू मिल रहा है, जो ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, तो यहाँ वर्क जीरो है, इसलिए पोटेंशियल भी जीरो है, ओके, वर्क जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो है। दो केस हमको समझ में आ गए यहाँ पर। या दूसरी बात देखो, हमने एक तरीके से ये समझ लिया कि वर्क जीरो है, पोटेंशियल जीरो होने का फिजिकल रीजन हमने समझ लिया, क्योंकि हमको वहां पॉइंट पी को लाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। मतलब आप ऐसे सोचो, क्योंकि आप एक डाइपोल के, है ना, इक्वेटर पर किसी टेस्ट चार्ज को चलाते हो, मतलब आप एक टेस्ट चार्ज को लेकर ऐसे डाइपोल के इक्वेटर पे चलाते हो, तो आपको उसको ऐसे ले जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्यों नहीं करना पड़ेगा? एक तो हम रीजन समझ चुके, क्योंकि ऑब्टेन वर्क और गिवन वर्क, है ना, दोनों बराबर रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास उसका एक रीजन। दूसरा तरीके से समझो, तो यहाँ जैसे हमने कहा ये डाइपोल था, तो डाइपोल में हमने इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है। इससे फर्स्ट चैप्टर में हमने डाइपोल के इक्वेटर पोजीशन पर हमने क्या, किसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होता है 1/4πε0 P, है ना, R/Q, ये इतना होता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो हमने डायरेक्शन भी देखी थी, जो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। तो मान लो ये जो पॉइंट P है, जहां पर हमें डाइपोल को लाना है, सॉरी, जहां पर हमें टेस्ट चार्ज को ले आना है ना, ये वाला पॉइंट, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इसके बराबर ही होता है, Q × E के। तो यहाँ पर, है ना, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इस ओर रहेगी, ऐसी रहेगी, है ना। तो देखो, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, मतलब टेस्ट चार्ज को हम ऐसे ला रहे हैं, ओके। तो टेस्ट चार्ज और उस पर लगने वाला फोर्स, दोनों की डायरेक्शन में तो अगर हम देखें, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, इधर फोर्स और इधर डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होती है, तो वहां पर वर्क कितना होता है, जीरो होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वहां पर, ठीक है, उस पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो वर्क होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वहां पर जो वर्क आएगा तो वो जीरो होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ दो तरीके से हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर परपेंडिकुलर होगी चार्ज की डिस्प्लेसमेंट के, है ना। तो एक बात और ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान में रखना, मतलब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं चला रहे, इससे हमको एक कंक्लूजन और मिल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस ओर है और हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ला रहे हैं, तो इन वर्क डन इन ब्रिंगिंग द
चार्ज, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है ना। ये ध्यान में रखने वाली बात है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग या डिस्प्लेसिंग, जो लिख सकते हैं, इन ब्रिंगिंग और डिस्प्लेसिंग ए चार्ज, ठीक है, perpendicular to the electric field, perpendicular to the electric field is 0, ओके। मतलब इस पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि अगर हम किसी चार्ज को, ठीक है ना, या चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली ट्रेवल करवाते हैं तो वहां हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा या पोटेंशियल 0 आएगा, है ना। तो ये सब जो हमारे पास है ना, मतलब हमको न्यूमेरिकल इससे डेरिवेशन से तो समझ में आ ही गया था कि पोटेंशियल 0 होगा। क्यों 0 होगा उसको हमने फिजिकल भी समझ लिया, मतलब यहाँ दोनों के थ्रू किया गया वर्क 0 हो इक्वल होगा तो हमें वर्क जितना करना पड़ेगा उतना वर्क ऑब्टेन भी हो जाएगा टेस्ट चार्ज पे, इसलिए वहाँ रिजल्टेंट वर्क 0 है ना, ऐसे तो ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इट्स ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन, है ना, नोट, ठीक है। तो अब हम उसका थर्ड केस देखते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए जनरल लोकेशन और ए जनरल पॉइंट, है ना। जैसे इससे पहले हम जो हमने देखी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इन एन ऑन पोजीशन और ब्रॉडसाइड पोजीशन, तो वो किसी स्पेसिफिक केस के लिए अप्लाई होगी। लेकिन ये वाला जो हम केस देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, मतलब इससे जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, ठीक है, वो हर केस के लिए एप्लीकेबल है। जो मतलब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उससे एन ऑन पोजीशन में भी निकाल सकते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में भी निकाल सकते हैं, किसी भी केस में हम उससे इस वाले एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहले हमने जो कंसीडर किया है ना, क्या माना हमने यहाँ पर कि एक डाइपोल है हमारे पास ए बी, जिसके चार्जेस है -q + q, जिसके सेपरेशन है इनके बीच की 2a, ओके, और इनके मीड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर, ठीक है, और एंगल थीटा पर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे जो क्या माना हमने, लेट देयर बी इन अ डाइपोल AB having charges -q and +q with separation 2a placed in a medium of dielectric constant k, and we have to find the electric potential at point P which is at distance r and at angle theta from the midpoint O of the dipole, okay, ये हमने माना है। और ये बात जो हमने उसकी स्टेटमेंट में भी लिख दी है ना। तो पहले आप उसकी स्टेटमेंट नोट कीजिए, फिर उसका जो डेरिवेशन है उसको अब हम समझते हैं, है ना। चलिए चलिए ना, अब हम उसका डेरिवेशन देखते हैं, ओके। तो सेम यहाँ पर भी जो हम वैसे ही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, पहले हम +q चार्ज के थ्रू पोटेंशियल निकालेंगे, फिर -q चार्ज के कारण, है ना। चलिए पहले हम, है ना, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या स्टेप अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट P, ठीक है, किसके थ्रू निकालना है, ड्यू टू +q चार्ज, है ना, +q चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हमने V1 से बता दिया। फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/4πε0 k, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा माना है इसलिए, और यहाँ पर q और डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस हम जो पॉइंट P से है ना, +q चार्ज की डिस्टेंस को हमने RB से बता दिया, और P से -q की डिस्टेंस को RA से, तो यहाँ फॉर्म में आ जाएगा जो PB, है ना, और PB की वैल्यू आप रखोगे V1 1/4πε0 k Q, और PB कितना होगा RB, ठीक है ना। ये डिस्टेंस तो हम RB R1 R2 ऐसे किसी से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ना, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकाला तुमको, सेम सेंटेंस लिखे एट पॉइंट P, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, ओके, और -q चार्ज के लिए थ्रू पोटेंशियल को हमने V2 से बता दिया, फॉर्मूला वही रहेगा 1/4πε0 k q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, ये AP है ना, AP, ठीक है।
फिर V2 AP की वैल्यू रख दोगे आप तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q AP है हमारे पास RA, ठीक है। इसको दीजिए इक्वेशन सेकंड, है ना। तो ये आ गया इक्वेशन। अब नेक्स्ट तो यहाँ पर नाउ, ठीक है, या देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, है ना। पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने उसको इंडिकेट कर दिया V से। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर V1 प्लस V2, है ना। पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक सम कर देंगे, मतलब साइन के साथ ऐड कर देंगे। तो V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, Q अपॉन RB, ये, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, अब सॉरी एक मिनट, ये नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल था। तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इसका साइन माइनस में आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में, है ना। V2 होगा माइनस, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन RA, ठीक है। ये भी ना सिंपल सा वैल्यू रखते चल रहे हैं। फिर यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है हमको, Q कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन है, फिर 1/RB 1/RA जो बचा अभी हमारे पास, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, V हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। क्या बचेगा, बताइए, RA माइनस RB अपॉन में RA इंटू RB, है ना। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन, है ना। इसको इक्वेशन दीजिए थर्ड, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास ये आया। अब इसके लिए जो हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए किसकी वैल्यूज निकालते चलेंगे यहाँ पर, RA माइनस RB की और RA और RB की, ठीक है ना। इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो, ठीक है, अगर हम इस पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करें मतलब हम पॉइंट बी से, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किस पर, ये लाइन PA पर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का नाम हमने दे दिया यहाँ पर M, है ना, BM, ठीक है। फिर यहाँ पर if, ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ऐसा बाय कंस्ट्रक्शन if, ठीक है, क्या ड्रॉ किया हमने, BM परपेंडिकुलर ऑन AP, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, BM परपेंडिकुलर ऑन AP या PA, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, इसके कारण हमारे पास एक राइट एंगल एक ट्राइंगल बन गया, है ना। ये एक ट्राइंगल बन गया ABM। अब ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, ठीक है ना। ये एंगल हम देखें ये कितना होगा। तो इसमें जो हम क्या कंडीशन मान के चलते हैं कि जितने भी जो हमने डेरिवेशन निकाले उसमें हम ये कंडीशन लगाते हैं कि पॉइंट P कैसा हो, वो दूर हो। पॉइंट P अगर वो दूर हो और दूसरा साइज ऑफ डाइपोल कैसी हो, स्मॉल, मतलब ये दो कंडीशन हम लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर कंडीशन हम अप्लाई करें, इफ द पॉइंट P, ठीक है, इफ द पॉइंट P, ठीक है, इज लाइज वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल, ठीक है। मतलब सेम वही कंडीशन लगा रहे हैं जो हमने दो केसेस में से पहले लगाई। डाइपोल से अगर पॉइंट P बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो और डाइपोल की साइज छोटी हो, है ना, तो आप ऐसे बोल दो कि डाइपोल बहुत छोटा से छोटा है ना। जैसे डाइपोल देखो, ऐसे हमने अभी जो डायग्राम दिखाया है उस डायग्राम में तो हमने डाइपोल को बड़ा बनाया है, पॉइंट P को पास में दिखाया है। लेकिन आप इमेजिन करो कि डाइपोल अगर हमारा बहुत छोटा है, ऐसा, है ना, ऐसा, ओके, ये डाइपोल है और पॉइंट P बहुत ज्यादा दूरी पर है, ऐसे, है ना, बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो उसके लिए वो डिस्टेंस किसकी तरह वर्क करेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी। ये तो हमने अभी और छोटा सा ही बनाया है। डाइपोल अगर हम और छोटा ले लें, है ना, और छोटा डाइपोल हम ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखो तो यहाँ पर अगर पॉइंट P बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है, और डाइपोल छोटा सा है, तो ये जो लाइंस है, तीनों लाइन, ये बिल्कुल कैसे ट्रीट करेगी, है ना। अगर इनफाइनाइट पे जाते हुए मिल रही है लाइनें, है ना, मतलब ये ऐसे मान लो कि पॉइंट P बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है इसके रिलेशन में, इसके रिलेटिव में, तो फिर इसका मतलब इन्फिनिटी पे तीनों लाइन मिल रही है। तो इन्फिनिटी पे लाइन मिल रही है मतलब
वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, है ना, इंफिनिटी पे मिलने वाली लाइंस पैरेलल मानी जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ठीक है हमने लिख दिया द पॉइंट P लाइज वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल, दैट मींस ठीक है कि वो इनफाइनाइटली डिस्टेंस पर हो रिलेटिवली। तो यहाँ तीनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। देयरफॉर ठीक है ना, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अगर तीनों लाइन यहाँ पर ठीक है ना क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कौन सी लाइन है, AP पैरेलल टू, है ना, R और या OP और ये BP, ये तीनों पैरेलल, या RA RB पैरेलल, है ना। ये लाइन के नाम लिख दो, AP पैरेलल टू, OP पैरेलल टू, ठीक है, BP, ओके, ये है ना, ये हमारे पास ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ से पैरेलल अगर हो गई, ये तीनों लाइन अगर पैरेलल हो गई, तो ये जो एंगल है, अब देखो ये एंगल, अब ऐसे देखो, ये हमने बताया, ये कौन सी लाइन बताई हमने, समझना यहाँ से ना, ये हमने OP लाइन बताई, OP ठीक है, R और हमने दूसरी लाइन उसके पैरेलल बोली, कौन सी लाइन पैरेलल कही, ठीक है, ये AP मतलब तीनों लाइन पैरेलल हो गई। तो आप अंडरस्टूड करो ये तीनों लाइन पैरेलल है, RA ठीक है। तो ये डाइपोल पे ये एंगल थीटा बना रहा है ना, तो ये लाइन भी उसके पैरेलल है, ये भी एंगल कैसा बनाएगी, थीटा बनाएगी, मतलब ये थीटा बना तो ये भी थीटा बना। मतलब हमने ऐसी कंडीशन मानी है कि पॉइंट P बहुत दूरी पर है, तो ये तीनों लाइन पैरेलल भी है ना, एक दूसरे के पैरेलल ही होगी, इस तरह से ट्रीट करेगी, इस तरह से है ना ट्रीट करेगी। तो इसका मतलब इनसे डाइपोल पे जो एंगल बनेंगे वो सभी एंगल सेम होंगे। तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना। वर्ड में लिख देना है अगर लिखना है तो यहाँ पर देयरफॉर PA है ना, PAB है ना, एंगल का नाम PAB इक्वलेंट होगा किसके, POB के, ओके, POB, और ये थीटा है, POB हमने थीटा माना है ना, तो POB हमने कंडीशन में ही थीटा लिया है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास थीटा, ओके। अब देखो जो ये हमारे पास हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ओके। अब आप ज्योमेट्रिकली जो अगर इसको देखो, ओके, तो आपके पास ठीक है फिगर से आप अगर देखो तो आप तीनों लाइन को अगर देख रहे हो, ठीक है, तो सबसे बड़ी लाइन हमको यहाँ कौन सी दिख रही है, RA, ठीक है, फिर R उससे छोटी, फिर RB उससे छोटी। तो अगर हम यहाँ ठीक है RA और RB का डिफरेंस निकालना चाहे, RA और RB का डिफरेंस तो किसके बराबर आएगा, आप देखो यहाँ तक दोनों सेम आ गई, RA RB यहाँ तक सेम, ओके। तो ये डिफरेंस आएगा, AM क्या होगा, AM होगा डिफरेंस बिटवीन RA एंड RB, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं देयरफॉर ठीक है RA माइनस RB, दोनों का अगर हम देखें सिंपल सा जो फिगर से दिख रहा है, RA में से अगर आप किसको माइनस करो, RB को, तो ये यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना, तो ये जो बची हुई लेंथ के बराबर होगा, ये RA माइनस RB किसके बराबर होगा, AM के, ओके। तो ये हो गया हमारे पास AM, ठीक है। नेक्स्ट पे मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है ना, RA माइनस RB, वो अभी RAM के बराबर आई। अब AM की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले AM की, ठीक है। तो AM निकालना है, क्लियर ना, मतलब हमने जो यहाँ पर क्या निकाला, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब रिजल्टेंट के लिए हमको RA माइनस RB की वैल्यू निकालनी थी, और RA डॉट RB, तो RA माइनस RB हमारे पास किसके इक्वलेंट आया, अभी फिगर से कंस्ट्रक्शन से AM के बराबर। अब AM की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, AM किसके बराबर आएगा, किसके इक्वलेंट आएगा, तो अब यहाँ जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है उसमें, है ना, और ये हाइपोटेनस है, तो इस ट्राइंगल में हम देखो इधर बना देता हूँ ट्राइंगल, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है ना, ये B, ये A और ये M यहाँ बना है, ऐसा एंगल बना है, और ये थीटा है। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब देखो कौन सी साइड है, साइड कौन कौन सी है, ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर है, ये बिगर साइड है तो ये हाइपोटेनस होगी, है ना, और ये क्या होगी, बेस होगी, इस पे एंगल बना है ना। तो हमें बेस निकालना है, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में AM निकालना है, मतलब बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए तो हमको क्या क्या दिया है, ठीक है ना,
थीटा गिवन है ना, हाइपोटेनस गिवन है, मतलब हाइपोटेनस गिवन है, बेस निकालना है और थीटा गिवन है। तो बेस, हाइपोटेनस और थीटा, इसमें रिलेशन कौन बताता है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इन ट्राइंगल, है ना, इसमें देखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम, इसमें लगाएंगे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा जो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से लगा दो, तो परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यहाँ देखो cos थीटा को नीचे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कौन है, am, है ना, ये बेस हो गया, ठीक है ना, am, हाइपोटेनस कौन होगी, ab, ओके, तो यहाँ पर आ गया am अपॉन ab, ठीक है, am अपॉन ab, ठीक है, यहाँ से am की वैल्यू फाइंड करनी थी, cos थीटा, am cos ab, जो ab क्या है हमारे पास, डाइपोल लेंथ, ये ab क्या है, डाइपोल लेंथ, 2a के इक्विवेलेंट, है ना, तो ये आ गई क्यों 2a, ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल गया, am, है ना, m आ गया 2a cos थीटा, ठीक है ना, m आ गया 2a cos थीटा, मींस ra माइनस, देयरफॉर ra माइनस rb, ये किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, ये तो m के इक्विवेलेंट और m 2a cos थीटा की, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 2a cos थीटा, मतलब हमको आर ए माइनस आर बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, आर ए माइनस आर बी की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, अब देखो ये तो आ गई आर ए माइनस आर बी। अब हमने दूसरा केस क्या लगाया था, ठीक है, इफ द डाइपोल इज सो स्मॉल इन साइज, मतलब आइडियल डाइपोल की बात करें तो आइडियल डाइपोल की साइज तो बहुत छोटी होती है, तो हम छोटे से छोटा डाइपोल लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप डाइपोल को देखो, डाइपोल अगर बहुत छोटा हो, स्मॉलर हो, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर हमारे पास, ठीक है, ये अभी तो ये बड़ी डिस्टेंस है, अभी देखना ये डाइपोल बड़ा बनाया हमने, तो हमको यहाँ तीनों लाइन आर ए बड़ी दिख रही है, आर उससे छोटी दिख रही है, फिर आर बी सबसे छोटी, लेकिन आप इमेजिन करो डाइपोल बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, ऐसे, है ना, तो ये तीनों लाइन तो ऐसे निकल रही है यहाँ से, और तीनों जाके एक पॉइंट पे मिल रही है। ओके, तो ये तीनों लाइन हमको इक्वल दिखेगी, मतलब, और फिर से बोल रहा हूँ क्या समझे हम कि ये हमने डाइपोल डायग्राम में बड़ा दिखाया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको आर ए सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, फिर आर उससे छोटी, फिर आर बी उससे छोटी डिस्टेंस, लेकिन आप सोचो हमने डाइपोल को बहुत छोटी साइज का माना, ये डाइपोल है ना, ये डाइपोल की साइज, तो इसे तीन लाइन निकल रही है, ये एक लाइन, है ना, ये दो और ये तीन, है ना, मतलब ये आर ए आर बी हो गई। तो अगर ये तीनों लाइन इनको यहाँ पर देखो, अगर डाइपोल बहुत छोटा हुआ और छोटा हुआ, तो ये डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस और छोटी हो जाएगी, है ना, ये डिस्टेंस और छोटी हो जाएगी, मतलब लगभग तो आर ए इक्विवेलेंट आ जाएगा किसके, आर बी के। आया समझ में कि अगर ये डाइपोल अगर छोटी साइज का है तो आर ए और आर बी अप्रॉक्स कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, उनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी होगी। अभी तो ये डिस्टेंस हमको बड़ी दिख रही है, ये वाली, ये है ना, हमको अभी ये डिस्टेंस जो बड़ी दिख रही है ये, लेकिन अगर डाइपोल बहुत छोटा हो तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाएगी, तो हम दोनों को अप्रॉक्स इक्वल बोल सकते हैं, है ना, तो इफ द डाइपोल इज सो स्मॉल इन साइज देयरफॉर आर ए इक्विवेलेंट टू आर बी, मतलब, और ये तीनों इक्विवेलेंट होगी किसके, आर के, तीनों लाइनें एक बराबर हो जाएगी, आर ए आर बी सब आर के बराबर हो जाएगी। ओके, क्लियर, ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर देयरफॉर आर ए डॉट आर बी, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट हमको निकालना है, आर ए डॉट आर बी, इनका प्रोडक्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर की, क्लियर ना, मतलब यहाँ आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, आर ए माइनस आर बी आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, तो हमको ये फाइंड करना था आर ए माइनस आर बी और इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन जो किसकी वैल्यू आर ए माइनस, अब इन दोनों की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में, तो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, चलिए ना उसको भी यही देख लेते हैं हम, ठीक है, बाय, ठीक है, या बाय इक्वेशन थर्ड, ओके, इक्वेशन थर्ड है, ये लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो v होगा
कितना Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना। इक्वेशन थर्ड एक बार लिख रहा हूँ, आर ए माइनस आर बी अपॉन में आर ए डॉट आर बी। ओके, ये हमने सिर्फ इक्वेशन लिखी है अभी, ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं रखी। फिर यहाँ से इसको और अगर हम यहाँ पे जो है ना इधर लिखते v इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, अब वैल्यू रख देते हैं, आर ए माइनस आर बी की। तो आर ए माइनस आर बी किसके इक्वलेंट 2a cos थीटा, है ना, किसके इक्वलेंट 2a cos थीटा, ठीक है। और आर ए डॉट आर बी किसके इक्वलेंट आर स्क्वायर के, तो ये आ गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सिंस q इंटू 2a, ये q इंटू 2a इसकी वैल्यू है p, ये क्या है डाइपोल मोमेंट, है ना, ये डाइपोल मोमेंट हो गया उसका। तो फिर हमारे पास v कितना आ गया, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और q इंटू 2a के प्लेस पर हम लिख देंगे p, है ना, q इंटू 2a के प्लेस पर लिख देंगे p इंटू में cos थीटा, p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन एयर और वैक्यूम वाली कंडीशन लगा दे, इन एयर और वैक्यूम, है ना, तो k हो जाएगा 1, ठीक। तो पोटेंशियल की वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट लिखना है, लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इन ए जनरल लोकेशन। मतलब ये फॉर्मूला पे हम कोई भी केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंस जो देखना क्या दिख रहा है हमको, जो हमारा एंड ऑन पोजीशन पे फॉर्मूला होता है उसमें से कितने से मल्टीप्लाई कर देना है cos थीटा से, मतलब याद रखने के लिए कि जनरल लोकेशन वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो वन जो हमारा एंड ऑन पोजीशन वाला फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, उसमें से किससे मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा से, तो किसके लिए बन गया हमारे पास जनरल लोकेशन के लिए ना, ये हो गया। तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसी फॉर्मूले से हम, है ना, एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए भी एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं ना। तो आप इतना नोट कीजिए जो, फिर इससे हम एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन वाला पोजीशन का फॉर्मूला इसी से बना सकते हैं, है ना। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो आगे। चलिए ना, अब हम इसके स्पेशल केस देखते हैं और एंड ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, है ना। तो स्पेशल केस देखना जो पहला हम बात कर रहे हैं, मतलब उसके आगे बढ़ेगा ये, ठीक है ना, उसके आगे स्पेशल केस फर्स्ट हमने मान लिया एट एंड ऑन पोजीशन, है ना, एंड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो अगर पॉइंट P कहाँ पर हो, समझना बच्चों, पॉइंट P अगर एंड ऑन पोजीशन पर हो तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आप ऐसे सोचो। तो ये देखो, ये डाइपोल है हमारा AB, है ना, ये हमने पॉइंट P यहाँ दिखाया है और ये एंगल थीटा यहाँ दिखाया है ना। तो अगर पॉइंट P यहाँ आ जाए, ऐसे आ जाए, है ना, इस जगह आ जाए एंड ऑन पोजीशन पे, तो फिर ये जो साइड है हमारी, ये साइड ऐसे आ जाएगी, ठीक है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0, है ना। ये साइड इस तरह से आ जाएगी तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एट एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना, और थीटा 0 है, देन ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो उसका v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, v कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p cos 0, है ना, और अपॉन में r स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू ये 1 होती है ना, तो v होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू जो cos थीटा की ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल की भी कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, है ना, मतलब उसके एन ऑन पोजीशन पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, ये आएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास एन ऑन पोजीशन पर। फिर इसी तरह मतलब यही हमने इंडिविजुअल फॉर्मूले से निकाला था, एन ऑन पोजीशन पे फॉर्मूला ये निकाला था, और इक्वेटोरियल पे पोजीशन फॉर्मूला कितना, पोटेंशियल कितना आता है 0 आता है, वो हमने निकाल चुके हैं, वो इसी से भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो एट नेक्स्ट देख रहे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन आप बोल सकते हो, है ना, या ट्रांसवर्स पोजीशन। तो एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन
थीटा हो गया, मतलब ये देखो पॉइंट पी ऐसे यहाँ पर है ना, ये थीटा है। अब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब हम उसके इक्वेटर पे बोल रहे हैं, इक्वेटर पे ये वाला, ठीक है। तो पॉइंट पी अगर इस इक्वेटर पे आ जाए यहाँ पर, तो ये लाइन इस तरह से हो जाएगी, इक्वेटर पे आ गया पॉइंट पी यहाँ पे, तो ये लाइन ऐसी होगी। तो ये जो थीटा है, थीटा किसके बराबर हो जाएगा 90 के, है ना। तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 हो गया। फिर नेक्स्ट है ना, देन v है हमारे पास 1/4πε0 p बाय p cos थीटा r स्क्वायर। तो v हो जाएगा 1/4πε0 है ना, p cos 90 डिग्री है ना, अपॉन में r स्क्वायर। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती। तो इसी तरह से पोटेंशियल एट, ठीक है, cos 90 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन 0 हो गया, है ना। ये भी तो हमने फाइंड किया था। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हर केस में एप्लीकेबल है, ठीक है ना। चलिए, है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। कहाँ से नोट करोगे आप उसको, यहाँ से ना, मतलब हमने इतना यहाँ पर नोट कर लिया था, इसके आगे से जो ये बात, चलिए, है ना। तो ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड जनरल लोकेशन। चलिए ना।